दोस्तों नमस्कार। सत्ता को कहां बर्दाश्त होता है कि कोई उससे सवाल करे, और सत्ता को संभाले हुए संस्थानों को भी अब यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है कि कोई उनसे सवाल करे। उनकी साख पर जरा सी भी आंच आनी नहीं चाहिए। इसके एवज में अलग अलग परिभाषाएं लोकतंत्र की गढ़ी जाती है, और बात होते होते जब चुनाव तक आ जाए तो समझ लीजिए इस देश के भीतर चुनाव आयोग भी नहीं चाहता है कि कोई उनसे सवाल करे। चुनाव आयोग किन बातों का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको लेकर भी कोई सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए। इस देश के भीतर में भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया वह सत्ता के साथ कैसे कदमताल कर रहा है, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर जितने सवाल हैं उतने सवाल तो मीडिया को सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में फोर्थ पिलर तो वही है। और शायद ध्यान दीजिए, भारत में बीते 10 वर्षों की हकीकत, अगर इस देश में सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई सवाल मौजूदा सत्ता से पूछ नहीं सकता था। जो जानकारी जनता तक पहुंचती रही वो कभी भी इस देश के अखबारों या न्यूज़ चैनलों ने नहीं पहुंचाया, बल्कि सोशल मीडिया के अलग अलग दरवाजों और खिड़कियों के आश्रय सवाल उठते चले गए, लोगों को जानकारी मिलती चली गई। अन्यथा स्थिति तो यह भी हो जाती कि इस देश के भीतर हर किसी को भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जनता के बीच निकलकर डुगडुगी बजाते हुए यह कहना पड़ता कि आज की ताजा खबर तो यह है। टेक्नोलॉजी का असर कहिए या सोशल मीडिया का प्रभाव करिए, इस देश के भीतर में तमाम मुद्दे उसी सोशल मीडिया के माध्यम से ही उठे, और लोगों की हथेली पर मोबाइल के जरिए जो जानकारियां निकल कर आती चली गई, उसने इस देश के भीतर में यह सूचना दी कि दिल्ली में बीजेपी के नेता पैसा बांट रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली के भीतर दिल्ली में बीजेपी के नेता साड़ियां और जूते बांट रहे हैं, शिकायत उन तक पहुंची, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी आई कि हरियाणा के भीतर 22 विधानसभा सीटों पर जो गड़बड़ियां वोटों को डालने और वोटों को गिनने को लेकर हुई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि ईवीएम मशीन की बैटरी तक को लेकर सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं उठा, सोशल मीडिया से उठा, और इलेक्शन कमीशन कोई जानकारी ठोस दे नहीं पाया। शेरो शायरी में वो खोता चला गया और बताने लगा कि 99% बैटरी अगर चार्ज होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ईवीएम बदल दी गई। जी नहीं। लेकिन बैटरी पर क्या हो गया स्थिति, इस पर इलेक्शन कमीशन ने खामोशी बरती। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर जिन जगहों पर तमाम बड़े बड़े सवाल किसानों से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, संविधान से जुड़े हों, दलितों से जुड़े हों, उन तमाम सवालों के इर्द गिर्द वही पॉलिटिकल पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई और उसे भरपूर वोट पिछले तमाम चुनावों की तुलना में ज्यादा मिल गए। और इसके लेकर जब एक गांव ने यह सोचा कि क्यों नहीं हम एक अपने तर्ज पर बैलेट पेपर से वोटिंग करा लेते हैं और देखते हैं क्या वाकई गांव के लोगों ने उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है जो जीत गई है, जो संभव है नहीं, तो उस वोटिंग कराने की परिस्थिति को भी इलेक्शन कमीशन ने कहा यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। और फिर पूरे महाराष्ट्र के भीतर जो भी सोच रहा था कि गांव गांव क्या इस तरीके से बैलेट पेपर के आश्रय वोटिंग कराकर जान तो लिया जाए कि ईवीएम की मशीन कहीं बदल तो नहीं दी जाती है। जो आवाज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचे, जवाब नहीं मिला। और जनता के भीतर जो लोकतंत्र और चुनाव के आश्रय जो सवाल थे, और वो चाहते थे कि बैलेट पेपर के जरिए हम अपने गांव के वोट तो गिन लें, क्योंकि पंचायत में विरोध हो रहा है, गांव के घर घर में विरोध हो रहा है, बावजूद इसके गांव के सारे वोट उस कैंडिडेट को कैसे मिल जाते हैं जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन ने तो लोकसभा चुनाव में
5.5 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए? 7 फेज के इलेक्शन में हर फेज के भीतर 75 लाख से 1 करोड़ से तकरीबन कुछ ज्यादा वोट बढ़ते चले गए। और वो वोट क्यों बढ़ रहे हैं? जब शाम के वक्त तय हो गया कि कितने % की वोटिंग हुई है और फिर उसके बाद कभी 10 दिनों के भीतर, कभी 12 दिनों के भीतर, कभी 6 दिनों के भीतर और आखिर में 3 दिनों के भीतर वोटिंग का % बढ़ गया और वह संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा की। उसका जवाब तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। लेकिन वोट का बढ़ना लोकसभा इलेक्शन के भीतर, जरा यह सोचिए कि 5.5 करोड़ वोट का मतलब होता क्या है। सबसे ज्यादा सीटें किसी ने हासिल की तो वो समाजवादी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी को कुल 2.95 करोड़ वोट मिले और 37 सांसद उसके जीत गए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को 2.82 करोड़ वोट मिले और उसके 29 सांसद जीत गए। डीएमके के 1.17 करोड़ वोट मिले और 22 सांसद उसके जीत गए। इस सरकार को चलाने वाली 2 पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू और टीडीपी को 1.27 करोड़ वोट मिले और 16 सांसद जीत गए। जनता दल यूनाइटेड को 80 लाख ही वोट मिले और 12 सांसद उसके बन गए। तो सोचिए जरा 5.5 करोड़ वोट का मतलब क्या होता होगा, क्योंकि बीजेपी को तकरीबन 23.59 करोड़ वोट मिले और 240 सांसद जीत कर आए। कांग्रेस को 13.67 करोड़ वोट मिले और उसको 99 सांसद जीत कर आए। तो 5.5 करोड़ के वोट के दायरे में क्या एक झटके में अगर उसका जवाब खोजा जाता या इलेक्शन कमीशन सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता या वीवीपैट होता और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी होती, तो क्या ये सारी परिस्थितियां आज की तारीख में ऐसी नहीं होती जब इलेक्शन कमीशन ये ना कहता कि इस देश के भीतर खतरा डेमोक्रेसी के आश्रय अगर किसी से है तो वह सोशल मीडिया से है। आप कल्पना कर रहे हैं, सत्ता से सवाल तो दूर की गोटी है। इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक परिस्थिति खुले तौर पर इलेक्शन से जुड़ी होती है और इलेक्शन को लेकर जो सवाल सोशल मीडिया में उठे उसको इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मानते हैं। बीते 2 दिनों से दिल्ली में एक सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर हो रहा था। दुनिया के तमाम देशों की मौजूदगी थी और आज चूंकि 25 जनवरी है तो यह भी जान लीजिए संविधान लागू होने के बाद सही मायने में आज 25 जनवरी को मतदाता दिन मनाया जाता है, वोटर डे होता है आज। और इसके ठीक पहले बीते 24 घंटे पहले जो भाषण दिल्ली में राजीव कुमार का हुआ उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइबर अटैक से बचना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी खतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो इस देश के भीतर में सोशल मीडिया से है, जो इस तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है कि वह अंदर बाहर सब जगह पॉल्यूशन फैला रहा है। और उस पॉल्यूशन को रोका नहीं गया तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। और उसके बाद जो वो बोलते चले गए, हमें लगता है पहले इस बात को सुन लीजिए। The entire social media space undoubtedly is polluted. If we have environmental pollution outside, equally serious social media pollutions we have inside. It actually needs anti-pollution measures, something like GPRA which we have for the pollutions we must have somewhere. आपने सुना उन्होंने क्या कहा। सीएसी राजीव कुमार का कहना है पूरा सोशल मीडिया स्पेस प्रदूषित है। अगर हमारे बाहर पर्यावरण प्रदूषण है तो हमारे अंदर भी उतना ही गंभीर सोशल मीडिया प्रदूषण है। इसके लिए प्रदूषण रोधी उपायों की आवश्यकता है और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है उसी तर्ज पर इस देश में इस प्रदूषण को रोकने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी किसी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं दिया जिससे यह कहा जा सके कि जो संस्थान जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके दरवाजे पर पहुंची, चाहे अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए इतने वोटर्स गायब कर दिए गए हैं और उसका जवाब आज तक समाजवादी पार्टी को नहीं मिला।
दिल्ली के भीतर एक झटके में कैसे वोट बढ़ते चले गए और औसतन हर महीने 1 लाख वोटर अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ता चला जा रहा है तो कोई भी पूछेगा, लेकिन जवाब नहीं मिला और आम आदमी पार्टी इस पर आवाज उठाती रही। कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा के मुद्दे को लेकर पहुंची और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव ने तो चूल्हे हिला दी, तब उसको तय करना पड़ा अब क्या करें। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी पार्टी नहीं बचेगी, संगठन नहीं बचेगा। तो ऐसे में सवाल भी उठाए जाएं या नहीं उठाए जाएं, या जिन मंचों के आश्रय जो सवाल उठते हैं उन सवालों को भी अब दफन करने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहली बार यह कह रहा है, खास तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कि दरअसल हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ में तो सब कुछ तभी होगा जब सब लोग मान ले कि हां ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस सिचुएशन है और इसके लिए बकायदा जुडिशियल सिस्टम को भी काम करना पड़ेगा, हर सिस्टम को काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरे हैं। यानी इलेक्शन की गड़बड़ी से डेमोक्रेसी पर खतरा और इलेक्शन कमीशन की साख पर उठते हुए सवाल, ये सवाल मायने नहीं रखते हैं। सवाल मायने रखता है कि इलेक्शन कमीशन को या मुख्य चुनाव आयुक्त को लग रहा है कि दरअसल उन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सारे सवाल बेमानी हैं, और उन्होंने अपने भाषण में ईवीएम का भी जिक्र किया और यह कहकर किया कि फेक मीडिया के जरिए फेक ईवीएम की बात उभारी जाती है, हम कितनी बार सफाई दें। बात टेक्नोलॉजी से निकलते निकलते ईवीएम मशीन के बदलने तक आ पहुंची है इस दौर में, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाए। तब उसमें बदले हुए नंबर, ईवीएम मशीन, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने बताई, लेकिन जो शक शुबा लोगों के भीतर बैलेट से अपना वोट करा के नहीं देख सकते हैं, सवाल उठाएं तो जवाब नहीं मिल सकते हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए पैसे बांट रहे हो, साड़ी बांट रहे हो, जूते बांट रहे हो, और इन सब के बीच धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए खुलकर होता रहा हो, तो इलेक्शन कमीशन के अपने नियम कायदे भी इस दौर में बाहर चले गए और उसके बाद अपने लिए या कहें अपने जरिए जो रास्ता खोजा जा रहा है वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें वो चाहते हैं कि अब जरूरत आन पड़ी है कि लोकतंत्र को चुनाव से ना जोड़ा जाए, यानी एक नई परिस्थिति है। क्योंकि दुनिया भर में जब भारत के डेमोक्रेसी को लेकर बहस होती है, और यह बहस आज से नहीं, बीते 10 बरस में ही क्यों शुरू हुई, और इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में भारत का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है, वो लगातार नीचे चला जाता रहा है। यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, उसने भारत के बारे में कहा यहां पार्शली फ्री डेमोक्रेसी है, यानी पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है, यह पार्शली फ्री है। स्वीडन बेस्ड वी डैम इंस्टीट्यूट, जो कि जिसको कहते हैं वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग में है, उसने कहा भारत में इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है। 4 डिजाइन पे उसने काम किया दुनिया के तमाम देशों को लेकर, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी तो अभी नहीं आई है, यानी पूरी तरीके से तानाशाही भारत में आई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी यानी इलेक्शन के प्रोसेस में जो तानाशाही चलती है उसका जिक्र उसने अपनी रिपोर्ट में किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया कि किस तरीके से भारत की पूरी डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है। जवाब विदेश मंत्री ने दुनिया में घूमते हुए यही दिया कि हाइपोक्रेसी है ये, और अब हमको खुद अपने तौर पर अपने अनुकूल दुनिया के सामने अपनी डेमोक्रेसी को लेकर नया इंडेक्स रखना होगा। इसी बात का जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कल किया। उन्होंने बहुत साफ तौर किया कि जिस तरीके से भारत में इलेक्शन के वक्त यह बताया जाता है कि भारत में इलेक्शन ऑटोक्रेसी है या डेमोक्रेसी का संकट है, इसको बदलना होगा और नए तरीके से परिभाषा इलेक्शन इंडेक्स नहीं, इलेक्शन इंडेक्स के दायरे में डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि नए तरीके से कैसे प्रभावित करना होगा। अब यह वक्त आ गया और इसके लिए उन्होंने बहुत ही डिजाइन तरीके से बतलाया कि दरअसल इस दौर में सोशल मीडिया उसके अपने व्यापारिक हित होते हैं।
ये पहले बीमारी फैलाते हैं, फिर दवाई बेचने का काम करते हैं। इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र की शुद्धता पर असर भी पड़ता है। और बात कहते कहते उन्होंने कहा कि जब डेमोक्रेसी इंडेक्स के भीतर भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह आवाज उठती है कि यहां ऑटोक्रेसी हो चली है, तो अब हमें जरूरत है इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स की, क्योंकि भारत में इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए तो आपको पीठ ठोकनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं हो और इलेक्शन का इंटीग्रिटी इंडेक्स हो, जिसमें यह मान्यता मिल जाए चुनाव आयोग को जो कर रहा है सही कर रहा है। सुन लीजिए उन्हीं की बात। Such ratings become tools for discrediting elections, and at times these ratings come when the elections are live. So when they say democratic indices you are lower, it looks to the voters and the stakeholders as if the elections are being done in a manner which is leading to the people do not distinguish between election index and a democratic index. Therefore, maybe it is time to have an election integrity index, either in addition to democratic index or a separate index within democracy index with pre-qualified weightage. यानी मुश्किल ये नहीं है कि इस देश में 2024 के चुनाव परिणामों ने जब 240 सीटों पर बीजेपी को सिमटा दिया, तो सोशल मीडिया को लेकर जो बिल सरकार लाने वाली थी, सरकार ने वह बिल वापस ले लिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि संसद के भीतर भी शायद उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जब तक पूर्ण बहुमत राज्यसभा में ना हो, लोकसभा में पूरे तरीके से नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या बाकी जो दल हैं उनके साथ खड़े हुए, उनकी भी सहमति जब तक पूरे तरीके से ना हो, आप इस बिल को ना लाइए। लेकिन उसके समानांतर चुनाव आयोग ही अगर इस दिशा में सोचने लग जाए और ये बताने लग जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, और इस करने के लिए हम जो कर रहे हैं अगर वो सही है, वो तमाम सवाल जो उठते हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ के सवाल हैं। असल में लोकतंत्र को तो जीवित हमने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से रखा हुआ है। इलेक्टोरल प्रोसेस पे उंगली उठाना यानी इस देश में लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ करना, और सोशल मीडिया उस प्रदूषण को फैला रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद बढ़ते बढ़ते सवाल ये नहीं कि जहां पर उन्होंने जिक्र किया सोशल मीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और साइबर सिक्योरिटी का, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अब हम इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रावधान रहना चाहिए जहां पे जुडिशियल सिस्टम भी इस प्रोसेस को समझे और उस कार्रवाई को अमली जामा पहना दे। यानी जो सवाल आप सोच रहे थे कि आने वाले वक्त में किसी बिल के जरिए आए, तो अगर मान लीजिए कल को इलेक्शन कमीशन कह देता है कि दरअसल इस देश में चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हथियार, औजार है, संवैधानिक प्रयोग है, तो ऐसे में इस देश में कोई भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई सवाल करेगा नहीं। तो सोशल मीडिया के जरिए भी जो सवाल उठते हैं वो सारे सवाल नहीं उठने चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस के तहत हम जुडिशियल सिस्टम को भी जोड़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव मंच भी बना रहे हैं, और उसमें किसी भी उम्मीदवार को कोई परेशानी, मुश्किल होगी तो वो अदालत में जा सकता है, हम ऐसा रास्ता भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं होना चाहिए। इस अंदाज में अगर इस देश की डेमोक्रेसी और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र होता है, क्योंकि उसको लेकर भी उन्होंने यह भी कहा इस देश के भीतर में दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में सहायक रहे हैं, विशेष रूप से उन आवाज़ों के लिए जिसे सुना नहीं जाता है, उन्हें नकली, असत्यापित और भ्रामक कथाओं की छाप से धुंधला नहीं होने दें, जो विघटन, जानबूझकर विघटनकारी है, यानी उनके खिलाफ पहल और विघटनकारी जो बात जिक्र होती है कि यह देश के हित के लिए ही नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थिति का एक खांचा मुख्य चुनाव आयुक्त ने खींचा भी। Address them in timely, transparent and fair manner, which is critical to preserving democratic legitimacy. A strong judicial oversight is essential, and that legitimate forum must be available for accountability of the electoral process. We have a very strong system of judicial overreach and outreach, not overreach, outreach, where
any candidate can go to the higher courts for challenging any outcome with or any process. So those mechanisms must stay. महत्वपूर्ण तो यह भी है कि इस देश के भीतर जो फैक्ट चेक करते हैं उनको भी चुनाव आयोग पूरी मान्यता देने को तैयार नहीं है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है उसके जरिए भी सब कुछ रास्ते निकल आएंगे, इसके लिए भी वो तैयार नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन पर उठती हुई आवाजें या लगते हुए आरोप, उसके लिए जिस पर्दे का इस्तेमाल किया गया उसमें क्या कहा गया शायद यह भी सुनने लायक है। क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ फैक्ट चेकर पर सब कुछ छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, यह तो फर्जी संदेशों को प्रसारित करने की अनुमति देने जैसा है और फिर इसे प्राप्त करने वाले संगठन जैसे भी ईएनबी यानी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी पर छोड़ देना है ताकि वे तथ्य जांचकर्ताओं को शामिल करें और खुद को और चुनावी प्रक्रिया में बचा सकें। यह भी शायद संभव होगा नहीं और यह पूरी परिस्थिति में बातें निकल कर आएंगी नहीं कि किसको बिजनेस लाभ मिल रहा है। यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति है उसमें पूरे तरीके से कंट्रोल इलेक्शन कमीशन बीते 3-4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष जो भी आरोप 2019 के इलेक्शन के बाद से इस देश में शुरू हुए, उन परिस्थितियों में अगर इलेक्शन कमीशन की भूमिका और उनके पास विरोध की अर्जी लेकर पहुंचने वाले संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज, सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओज या अपने तौर पर जो रिफॉर्म की दिशा में काम करते हैं जैसे एडीआर है, एडीआर ने भी कई सवालों के साथ फैक्ट्स फिगर रखे कि आप बताइए तो, लेकिन हर बात को अगर खारिज करते हुए कहा जाए कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और आपके उठते हुए सवालों से दरअसल प्रदूषण फैल रहा है, लोकतंत्र पर हानि हो रही है, तो फिर रास्ता क्या निकलेगा। राजीव कुमार देश के शायद टीएन शेषन के बाद दूसरे ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसको इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। टीएन शेषन को इसलिए जानता था क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के कान को मरोड़ देते थे, वो चाहे सत्ताधारी पार्टी ही क्यों ना हो। मौजूदा वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जनता के भीतर से उठते हुए सवाल इतने ज्यादा हो गए कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर बहुत सारे सवाल विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, बल्कि जो चंडीगढ़ में हुआ, जिस तरीके से वहां पर बैठा हुआ शख्स जो चुनाव करवा रहा था पार्षदों को लेकर, जो मेयर को चुनना था, खुद उसमें किस तरीके से सब कुछ कैमरे पर पकड़ में जब आ गया, बावजूद इसके उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं। वाकई कोई कार्रवाई हुई नहीं। शायद इसीलिए हर कोई जानता है इस देश में राजीव कुमार क्या है। 17 फरवरी को वो रिटायर हो जाएंगे, उससे पहले दिल्ली का चुनाव परिणाम आ चुका होगा। तो क्या यह पूरी प्रक्रिया मौजूदा वक्त में उस सत्ता को समझाने की है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद आपको इलेक्शन कमीशन चलाने के लिए एक ऐसे फार्मूले की जरूरत है और उस फार्मूले को लेकर हम ही आ सकते हैं और हम ही हो सकते हैं? तो क्या कोई नया पद इस देश के भीतर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ऊपर बनने वाला है? उसके संकेत हैं ये सब। क्योंकि अगर राजनीतिक सत्ता को इसका एहसास शुरू से हो जाए कि चुनाव तो वह जीत ही जाएगी, तो उसके बाद या चुनाव के दौर में उसे क्या कहना है, नहीं कहना है, कैसे कहलाना है, किस रूप में कहना, ये सारी चीजें कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि वह इस विश्वास भरोसे में रहती है चुनाव तो कोई हरा नहीं सकता है, तो उसके बाद बाकी चीजें बची क्या। और जो ताकत मिलती है कि चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, उसके बाद तो पूछिए नहीं। यही है एब्सोल्यूट पावर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।